हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय आंकड़ा शास्त्र अर्थात सांख्यिकी का किताब का पार्ट नंबर 1 का MCQ सेक्शन का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आपके लिए बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पहली दूसरी परीक्षा में भी होगा, खास करके बोर्ड की परीक्षा में तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, आपके छोटे भाई बहनों के लिए जो बड़े होकर 10वीं 12वीं में जाएंगे, उन सब के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। गुजराती मीडियम के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, हिंदी मीडियम के लिए चैनल्स बहुत कम है, और उसमें मैं आपको हिंदी माध्यम में हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों का भविष्य भी उज्जवल बने, आप भी डिजिटल पढ़ाई कर सके। तो चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया विद्यार्थी मित्रों, तो चैनल्स को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को दूसरे भाई बहनों को शेयर करो। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चल राशि के मूल्य में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तन। विद्यार्थी मित्रों, याद रखना, कौन सा परिवर्तन? दीर्घकालीन। चल राशि के मूल्य में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तन की तुलना के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो अचल आधार की विधि। याद रखना विद्यार्थी मित्रों, दीर्घकालीन बोला है, दीर्घकालीन बोले तो अचल। अगर इसी दीर्घकालीन के जगह पे विद्यार्थी मित्रों अल्पकालीन बोले तो अचल नहीं आएगा, तब विद्यार्थी मित्रों तब कौन सा आ जाएगा? परंपरित आ जाएगा। तब कौन सा आ जाएगा? परंपरित। ओके, तो दीर्घकालीन परिवर्तन बोले तो अचल आधार की विधि, और अल्पकालीन बोले तो परंपरित आधार की विधि। दीर्घकालीन परिवर्तन अचल आधार की विधि क्यों? क्योंकि अचल आधार की विधि में आधार वर्ष बदलता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है विद्यार्थी मित्रों? लास्पेयर के सूचकांक की रचना में कौन से उपभोग को लिया जाता है? तो विद्यार्थी मित्रों, उपभोग को हम मात्रा बोलते हैं। आप अच्छे से जानते हो, सवाल सीखे हो। मात्रा पूछा है लास्पेयर के सूचकांक में, तो पहले लास्पेयर का सूत्र क्या होता है? IL बराबर सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 गुणे 100, यही सूत्र होता है ना लास्पेयर का। अब अपने को क्या बोला? मात्रा। मात्रा को हम बोलते हैं Q, Q यानी क्वांटिटी। तो आप भी देखो यहाँ पर Q0 है, यहाँ भी Q0 है, यानी सिंपल सी बात है, मात्रा। जीरो को बोलते हैं आधार वर्ष, याद रखना, जीरो को कौन सा वर्ष बोलते हैं? आधार वर्ष। और एक को क्या बोलते हैं? चालू वर्ष बोलते हैं। तो आपका Q तो मिल गया, लेकिन जीरो है। जीरो मतलब कौन सा वर्ष? आधार वर्ष। यानी हमें लेना क्या है? आधार वर्ष की मात्रा लेना है। क्या लेना है? आधार वर्ष की मात्रा। दैट मीन्स आधार वर्ष की मात्रा का मतलब हुआ आधार वर्ष का उपभोग। यानी आपका देखो यहाँ पर आंसर है आधार वर्ष का उपभोग, क्योंकि उपभोग को ही हम क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, लास्पेयर के सूचकांक की रचना में कौन से को उपभोग के रूप में लिया जाता है? तो आधार वर्ष का उपभोग। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं विद्यार्थी मित्रों। जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की रचना में किस मूल्य को ध्यान में लिया जाता है? तो विद्यार्थी मित्रों, जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक है, अर्थात जीवन से संबंधित जितने भी खर्च है, राइट ना। तो जीवन से संबंधित छोटे मोटे खर्च हैं, छोटे मोटे खर्च को हम फुटकर मूल्य भी बोलते हैं, फुटकर खर्च भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो बोलो, जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की रचना में किस मूल्य को ध्यान में लेते हैं? तो फुटकर मूल्य को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पारिवारिक बजट की विधि। पारिवारिक बजट की विधि में वस्तु के किस खर्च को भार के रूप में लिया जाता है? तो पारिवारिक बजट के रूप में वस्तु के किस खर्च को? तो आधार वर्ष के खर्च को भार के रूप में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? कि एकदम आसान है, क्योंकि आपको सबको पता है कि भार यानी W का सूत्र होता है P0 और Q0, और दोनों में देखो यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, और जीरो के लिए कौन सा वर्ष होता है? आधार वर्ष। इसीलिए आंसर में आएगा आधार वर्ष। ओके विद्यार्थी मित्रों, समझ में आपको आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूचकांक की रचना के लिए कौन सा औसत श्रेष्ठ औसत है? विद्यार्थी मित्रों, श्रेष्ठ औसत, सूचकांक की रचना में श्रेष्ठ औसत आनुपातिक माध्य होता है। याद रखना विद्यार्थी मित्रों, सूचकांक की रचना में श्रेष्ठ औसत आनुपातिक माध्य होता है। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, अगर इसी श्रेष्ठ के जगह पर अगर वो प्रचलित लिख दे, प्रचलित औसत, याद रखना, पेपर घुमाएगा तो पूछेगा ऐसा। अगर श्रेष्ठ के जगह पे क्या लिख दे?
प्रचलित औसत, तब इसका उत्तर भारित माध्य आएगा। क्या आएगा? भारित माध्य। अभी फिलहाल में आपका आंसर क्या है? सूचकांक की रचना में कौन सा औसत श्रेष्ठ औसत है? तो आनुपातिक माध्य ये श्रेष्ठ औसत है। और प्रचलित औसत पूछे तो भारित माध्य। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, किस कौन सा सूचकांक जीवन स्तर निर्देश करता है? तो जीवन स्तर कौन निर्देश करेगा? तो जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक ही करेगा विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक वस्तु का मूल्य आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 4.5 गुना बढ़े। याद रखना, इस चीज को ध्यान से समझना, 4.5 गुना बढ़े, राइट, तो उस मूल्य का सूचकांक कितना होगा? इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से समझो विद्यार्थी मित्रों। सॉल्व कैसे करना है कि 4.5 गुना बढ़े, यानी 4.5 तो गुणे करने का 100, ठीक है, और बढ़े बोला है तो इसमें 100 क्या करने का प्लस, गुणा बोले तो 100 से गुणा करने का, और बढ़े बोले तो 100 से गुणा करने का और 100 जोड़ने का भी। और आपके सवाल में देखो क्या बोला है, 4.5 गुना, ये तो बोला है यानी 4.5 का 100 से गुणा करने का, और बढ़े है यानी 100 प्लस भी करने का। तो 4.5 गुणे 100, इसको बोलेंगे 450, और ये प्लस 100, अगर इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर विद्यार्थी मित्रों 450 और 100 कितना हो जाएगा? 550, यानी आपका आंसर जो आएगा सी आएगा, 550। ओके विद्यार्थी मित्रों, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। यदि आधार वर्ष 2015 के सापेक्ष में वर्ष 2016 में क्रय शक्ति 0.75 हो तो वर्ष 2016 के मूल्य का सूचकांक कितना होगा? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सबसे पहले इस सवाल में क्रय शक्ति दिया गया है, तो क्रय शक्ति का आपको एक सूत्र बता दूं मैं आपको, कभी भी ऐसा हो तो क्रय शक्ति बराबर 1 में जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक गुणिया 100। और क्रय शक्ति आपका सवाल में कितना दिया है? 0.75 बराबर 1 में जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक, ठीक है, और गुणे 100। इसका गुणा इससे हो जाएगा तो क्या आएगा? जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक तो आएगा ही, ठीक है, गुणे 0.75 और 100 का गुणा 1 से हो जाएगा तो कितना आएगा? 100। तो जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक कैसे निकालेंगे? 100 बटे में 7 वाली संख्या बटे में, तो 0.75, तो 100 का 0.75 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो 100 भागे 0.75 करोगे तो 133.33, ये तुम्हारा क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों? आंसर आएगा, ठीक है, 133.33 जो आपके समक्ष यहाँ पर दिख रहा है। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, यदि आधार वर्ष 2010 के सापेक्ष में 2016 में एक वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक दिया है 200, तो निम्न में से कौन सा विधान सही है? ठीक है, यहाँ पर भी देखो क्या करना है कि यदि आधार वर्ष 2010 के सापेक्ष में 2016 के एक वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक 200 है, यहाँ भी क्रय शक्ति निकालना है। क्या निकालना है? क्रय शक्ति। तो मैंने क्रय शक्ति का भी आपको सूत्र बताया। क्रय शक्ति का सूत्र क्या होता है? 1 जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक गुणे में 100। तो विद्यार्थी मित्रों एकदम आसान है, 1 में जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक पहले से कितना दिया है? 200, और गुणे कितना कर दो? 100, यानी कितना आएगा विद्यार्थी मित्रों? 100 भागे 200। अब 100 में 200 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा। तो आप चेक कर लो 0.5 आपका कहाँ है। ये देखो मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी आएगी? 0.5। ओके विद्यार्थी मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में ये लिखा है कि IP बराबर IF हो तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा विधान सत्य है? ठीक है, तो हमारा विधान कौन सा सत्य है वो चेक करना है। तो हमारा जो विधान सत्य है C सही है। तो IF बराबर IP बराबर IL, कैसे वो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। याद रखना IP बराबर IF दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, ध्यान से देखना। आपके सवाल में बोला है IP बराबर IF। सपोज करो कि मैंने IP 100 मान लिया। अगर मैं IP 100 मानूंगा तो IF भी कितना लूंगा? 100, क्योंकि IP और IF दोनों क्या है? बराबर है। अब विद्यार्थी मित्रों IF का सूत्र आपको पता है कि IF का सूत्र क्या होता है? IL गुणे में IP। ठीक है, अब IF पहले से दिया है, IF कितना दिया है? 100, तो 100 बराबर
IL, IL नहीं दिया है, गुणे IP कितना दिया है 100। बोलो मालूम पड़ा कि नहीं मालूम पड़ा। अब मैंने क्या किया विद्यार्थी मित्रों, 100 का स्क्वायर कर दिया, तो यहां से करनी हटा दूंगा। क्या किया मैंने, 100 का स्क्वायर कर दिया तो करनी हटा दिया, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, और यहाँ कितना बचा IL गुणे में 100। तो मैं IL कैसे निकालूंगा, 10,000 बटे में 100, भाग दे दोगे तो 100 आएगा। कितना आएगा 100, यानी IL बराबर भी कितना आया 100। यानी कहने का मतलब IP बराबर भी 100, IF बराबर भी 100, IL बराबर भी 100, यानी तीनों बराबर है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों हमारा आंसर यही आएगा, IF बराबर IP बराबर IL। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओके विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, यदि यदि वर्ष 2013 के लिए एक परिवार का खर्च पात्र औसत आय 20,000 है, यदि उस वर्ग का 2013 के वर्ष के आधार में 2015 के वर्ष हेतु जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक 130 है, तो 2015 के वर्ष हेतु इस वर्ग के परिवार का खर्च पात्र औसत आय कितनी होगी। विद्यार्थी मित्रों टेंशन नहीं लेने का, पूछा क्या है, खर्च पात्र औसत आय। तो सबसे पहले हमको इसका सूत्र आना चाहिए, खर्च पात्र औसत आय का सूत्र आना चाहिए। इसका सूत्र होता है चालू वर्ष का सूचकांक, याद रखना क्या होता है, शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, चालू वर्ष का सूचकांक बटे आधार वर्ष का सूचकांक। ठीक है, खर्च पात्र औसत आय, फिर से लिख रहा हूं, खर्च पात्र औसत आय बराबर चालू वर्ष का सूचकांक बटे आधार वर्ष का सूचकांक गुणे आधार वर्ष का आय, गुणे आधार वर्ष का आय। ठीक है, चलो चालू वर्ष का सूचकांक आधार वर्ष का सूचकांक, आपके सवाल में 2 वर्ष दिया है, एक 13 दिया है 15, तो 13 कौन सा वर्ष होगा आधार, और 15 कौन सा होगा चालू। तो चालू वर्ष का सूचकांक दिया है, हाँ विद्यार्थी मित्रों दिया है, क्या दिया है आप अच्छे से चेक कर लो, 2015 के वर्ष का जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक 130 है। तो पहले हम क्या लिखेंगे 130 बटे आधार वर्ष, तो आधार वर्ष का तो दिया नहीं है, तो आधार वर्ष का कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे, चालू वर्ष यानी 2015 का दिया है, आधार वर्ष का नहीं दिया तो 100 मान लेंगे, गुणे आधार वर्ष की आय, तो यहाँ लिखा है कि 2013, देखो यहाँ लिखा है 2013 का खर्च पात्र औसत आय कितना है 20,000, तो ये गुणे कितना कर देंगे 20,000। अब ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो से जीरो कट गया, तो ये बचा 200, ये बचा 130, तो 13 दूना 26, फिर एक जीरो, फिर ये 2 जीरो 3 जीरो, विद्यार्थी मित्रों 26,000 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 26,000 क्या आएगा हमारा आंसर। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है कि पासे के सूचकांक का सूत्र प्राप्त करने के लिए वस्तु के मूल्य के सापेक्ष P1 बटे P0 के लिए खर्च को कौन सा भार दिया जाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो पासे का पूछा है, तो पासे में आंसर आएगा P0Q1। क्या आएगा P0Q1। एक चीज को समझ जाओ अच्छे से कि आप में पूछा पासे, और पासे के लिए इसने क्या बोला था P1 बटे P0, तो इसका आंसर आपने क्या लिखा P0Q1। अगर एग्जाम में लास्ट पेयर पूछेगा, क्या पूछेगा विद्यार्थी मित्रों लास्ट पेयर, तो लास्ट पेयर में पूछेगा P1 बटे P0, तो लास्ट पेयर का आंसर जो होगा वो होगा P0Q0। ध्यान से समझना,
बोर्ड में घुमाएगा तो फिर टेंशन मत लेना, मैंने आपको समझा दिया। पासे का पूछे P0 P1 P0 P1 और P0 के लिए कि कौन सा भार दिया जाएगा, तो P0 Q1 भार दिया जाएगा। और लास्ट पेयर के लिए यही सेम टू सेम पूछे तो P0 Q0 दिया जाएगा। फिर से समझ जाओ, पासे के लिए पूछे तो P0 और Q1, राइट ना, और लास्ट पेयर के लिए पूछे तो P0 Q0। अब कैसे होता है मैं आपको ये भी समझा दूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पासे का सूत्र क्या होता है, पासे में लेंगे कितना 1101 लेंगे ना, 1101। तो देखो नीचे P0 Q1, समझ में आया। और लास्ट पेयर में क्या लेंगे, देखो लास्ट पेयर में नीचे क्या है P0 Q0, वही पूछा है इसने, कौन सा भार नीचे के लिए, राइट ना, दिया जाएगा। तो नीचे वाला ही आएगा P0 Q1 और इसके नीचे वाला क्या आएगा P0 Q0। ठीक है, इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा ये जो MCQ है चैप्टर नंबर 1 का है, चैप्टर 1, ठीक है, स्टेट का पार्ट 1, चैप्टर 1 पार्ट 1। ओके विद्यार्थी मित्रों, समझ में आया। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लेना, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा बोर्ड की एग्जाम में। और ये MCQ मैंने ऐसा आपके लिए बनाया जिसमें MCQ तो है, बट विद्यार्थी मित्रों टोटल आपका सॉल्यूशन के साथ, पूर्ण समाधान के साथ मैंने बनाया चैप्टर नंबर 1 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। राधे राधे।